पहले हम लोग पार्ट 1 देख ले। मध्य भारत नदी तंत्र का पार्ट 1 देख ले। मध्य भारत नदी तंत्र पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे चंबल, माही, साबरमती, क्षिप्रा, बेतवा, सिंध, केन, ये सब, यमुना, इन सबको पढ़ लेंगे हम किसमें, मध्य भारत नदी तंत्र में। कौन कौन पढ़ेंगे पार्ट 1 में, तो माही, साबरमती, लूनी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी नदियां पढ़ेंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में पढ़ेंगे, मध्य भारत पार्ट 2 में पढ़ेंगे नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन, जोहिला, तवा और रिहंद नदी। तो पार्ट 2 में इन सबको पढ़ लेंगे। तो पार्ट 1 पहले करते हैं, अब पार्ट 2 इसके बाद कर लेंगे। तो पार्ट 1 में हम कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे, थोड़ा नाम लिख लें। माही, माही के बाद साबरमती, साबरमती, साबरमती के बाद लूनी, लूनी, सिंध, सिंधु नहीं सिंध, सिंधु नदी तो कल पढ़ा दिया, ये सिंध है। सिंध के बाद बेतवा, बेतवा, केन, क्षिप्रा, क्षिप्रा, इतनी नदियां हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे। मध्य भारत पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, माही, साबरमती, लूनी, सिंध, बेतवा, केन और क्षिप्रा। क्षिप्रा, ये क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा रिवर है। सिंधु, हम लोग मध्य भारत के नदी तंत्र भी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मध्य भारत नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, मिडिल इंडिया रिवर सिस्टम। उसमें 2 पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, माही नदी, साबरमती, लूनी, सिंध, बेतवा, केन और क्षिप्रा, इतनी नदियों को हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पेज इसको चेंज कर लें, जल्दी नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए तभी आगे बढ़ेंगे। बच्चों का कंप्लेन था कल की, सर थोड़ा धीरे बोलिए, आराम से बोलिए। जो ऑनलाइन जो देख रहे थे इसको, उनमें था कि थोड़ा सा आप फास्ट बोल जाते। एक्चुअली क्या है कि इतनी बातें दिमाग में आ जाती हैं। बेतवा के बाद केन लिखे, केन, इतनी बात दिमाग में आ जाती है कि लगता है कि सब लिखवा दें। मतलब एक कंट्रोल नहीं है कि भाई छोड़ दिया जाए कुछ। मैं कोशिश करता हूं कि भाई आप लोगों को सब कुछ लिखवा दूं। मतलब भाव समझ रहे हैं आप, भाव थोड़ा दूसरा टाइप का है। हाँ, तो थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल जाता हूं। और जहां कहीं आपको लगे कि सर थोड़ा धीरे बोल दीजिए, मेरा छूट गया है, तो आप बेझिझक बोले, हम दोबारा लिखवा देंगे, ठीक है। और कहीं समझ में ना आए, हमको लग रहा है कि आपको हम बढ़िया समझाएं, उसके बावजूद भी आपको लगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, तब भी आपको छूट है प्रश्न पूछने का। चूंकि यहां आने का आपका मकसद है सीखना, और डाउट में चले जाएं, ये ठीक बात नहीं है। अतः मेरा पूरा जोर रहेगा कि आप सभी को प्रश्न पूछने के मामले में ढीठ बनाना। मतलब आप पूछिए, चूंकि यहां आप आए हैं पूछने के लिए, सीखने के लिए। डाउट लेके चले गए तो फिर यहां आने का मतलब है क्या था? डॉक्टर के पास गए, आरोगी बने रह गए, तो कोई फायदा था नहीं। तो भैया आप लोग जो भी मन में होगा, जो भी दिमाग में चल रहा होगा, सब प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। छूट जाएगा तो दोबारा बोल के लिखवा देंगे हम। एक बार बोल दीजिए सर, दोबारा इसको बोल दीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आप बोलिएगा, हम लिखवा देंगे। गंगा नदी अगर आप देखें मिडिल हिमालय के लिए, आप समझे थे उस दिन मैंने क्या कहा कि काराकोरम पर्वत है, और काराकोरम से निकलती है कौन सी नदियां? सतलज, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद कौन से पहाड़ है? हिमालय। सुनो, काराकोरम के बाद है हिमालय। तो जो नदी काराकोरम से निकलेगी वो काराकोरम के लिए होगा अनुवर्ती, काराकोरम के लिए क्या हो जाएगा? अनुवर्ती। हिमालय के लिए हो जाएगा पूर्ववर्ती। बात समझ में आ रहा है? जिस चूंकि हिमालय बाद में बना, काराकोरम पहले बना, तो काराकोरम बन गया तो उससे नदी निकलने लगी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो जिससे नदी पहाड़ के बनने के बाद नदी निकले तो उसको अनुवर्ती बोलते हैं। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये काराकोरम के लिए हो गया अनुवर्ती, हिमालय के लिए हो गया पूर्ववर्ती। उसी तरह ये ग्रेटर हिमालय के बाद बना मिडिल हिमालय, उसके बाद बना शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय से निकलती है गंगा, यमुना। तो ग्रेटर हिमालय से जो नदी निकल रही है, जैसे रावी, चिनाव, ये सब ग्रेटर हिमालय से निकल रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालय से जो नदी निकलेगी वो ग्रेटर हिमालय के लिए होगा अनुवर्ती नदी,
क्या होगा, अनुवर्ती। लेकिन उसके बाद के पहाड़ के लिए क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। यानी कि मिडिल हिमालय के लिए गंगा क्या होगी, पूर्ववर्ती। यानी कि ग्रेटर हिमालय को गंगा नहीं काट पाएगी, ग्रेटर हिमालय को गंगा काट नहीं पाएगी, उसके स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी, क्योंकि ये हिमालय पर्वत के बनने के बाद हिमालय से निकली है। तो चूंकि मिडिल हिमालय ग्रेटर हिमालय के बाद बना, तो बाद बना मतलब इन नदियों के निकलने के बाद बना मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय को क्या करेगी, काट के बहेगी। बात समझ में आ रहा है। तो मिडिल हिमालय के लिए गंगा क्या हो गया, पूर्ववर्ती, और ग्रेटर हिमालय के लिए क्या हो गया, अनुवर्ती। बात समझ में आ रहा है। तो अनुवर्ती नदी कर दीजिए। हाँ, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहे तो फिर क्या लगा दीजिए, अनुवर्ती नदी। गंगा कैसी नदी है, तो मिडिल हिमालय के लिए पूर्ववर्ती है वो। अब किस सेंस में दिया है भगवान जाने, लेकिन अब समझ में आ गया पूर्ववर्ती अनुवर्ती का मतलब समझ में आया आपको। आंसर पे आप मत, समझ में आ रहा है बात। क्या मैंने कहा, जिस पहाड़ से नदी निकलेगी उसके लिए वो क्या होगी, अनुवर्ती, और जिस पहाड़ को काट के बहेगी उसको होगा पूर्ववर्ती। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कारा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र तो ऐसे पूर्ववर्ती है। हम क्वेश्चन पूछ दें कि काराकोरम के सेंस में सतलज ब्रह्मपुत्र और सिंधु एक ऐसी नदी है, तो अनुवर्ती हो जाएगा। तब किस सेंस में आंसर लिया, क्या आंसर दिया, वो तो अब उसके ऊपर है। समझ में बाकी आ गया ना, क्लियर है। तो चलिए, माही, साबरमती और नर्मदा। आज के बाद कंफ्यूज मत कीजिएगा, पूर्ववर्ती अनुवर्ती जो आपका आंसर है वही लगाइए। समझ रहे हो, जो आपका आंसर है वही लगाइए। अगर वो कहता है कुछ क्लेम करने के लिए देता है ना कि किस किस प्रश्न में आपको डाउट है, तो उसको अपना प्रूफ ले जाकर दिखा दीजिए कि आपने जो पूछा वो क्लियर नहीं पूछा है, कि किसके सेंस में। अतः इसका आंसर पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों होगा। इसके सेंस में अनुवर्ती होगा, इसके सेंस में पूर्ववर्ती होगा। अब बताइए कि हम कौन सा आंसर लगाएं। या तो इस प्रश्न को हटाइए वरना हमको एक नंबर दीजिए। समझ रहा है बात, क्लियर है। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब एक चित्र बना रहा हूं। यह अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अभी बनाइएगा मत आप लोग। अरावली पर्वत में उदयपुर था, यहां आप देखे होंगे। जब मैंने अरावली पढ़ाया था तो हिम्मतनगर से उदयपुर, और उदयपुर से लेकर अलवर, और अलवर से लेकर दिल्ली। जब हमने अरावली पढ़ाया था तो उदयपुर, हिम्मतनगर से लेकर अलवर, अलवर से लेकर उदयपुर, और उदयपुर से लेकर दिल्ली। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली तक बताया था। ये पहाड़ मैं पढ़ा चुका हूं। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं कि हो सकता है सैटरडे संडे में कभी टाइम मिला तो बैकअप क्लास में आपको दे दिया करूंगा। बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, जो नए हैं वो चिंतित होकर ना बैठे, उनके लिए क्लास आएगा और हम पढ़ाएंगे। हम कहीं जा नहीं रहे, इसलिए आप बिल्कुल फ्री माइंड से बैठिए, जितना बता रहे उतना समझिए। अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक है, दिल्ली के जेएनयू तक। तो यहाँ पर बीच में एक जगह पड़ता है अरावली पर्वत में, उदयपुर। आपको बताया था उस समय उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर के बारे में बताया था एक बात और, कि यहाँ जावर माइंस है, यहाँ जावर की खदान है जहां पर जस्ता मिलता है। माइंस से कुछ निकालते हैं हम लोग, खदान से कुछ निकालते हैं, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टीन निकालते हैं भाई। तो यहाँ पर उदयपुर के पास एक माइंस है जिसका नाम है जावर माइंस। जावर माइंस, वहां से जस्ता निकलता है। वहां से क्या निकलता है, जस्ता। यानी उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, जिसको बसाया था उदय सिंह ने। आपको बताया भी था उस दिन कि उदय सिंह ने बसाया था उसे, और उसे झीलों का शहर कहते हैं। उदयपुर में ही जावर माइंस से, जहां से जस्ता मिलता है, जिंक मिलता है, वहीं से सीसा और चांदी भी मिलता है। लेकिन ज्यादा क्या मिलता है, जस्ता मिलता है। तो उदयपुर के पास से ही एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है साबरमती। एक सेकेंड, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है साबरमती नदी। एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, साबरमती। साबरमती नदी कहां निकल, पूछा जाए कहां से निकलती है, अरावली पर्वत में। कहां से निकलती है, अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत में भी कहां से, तो उदयपुर के पास से। कौन निकलती है, अरावली नदी, सॉरी साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से निकलती है, अरावली पर्वत में। कहां से, उदयपुर के आसपास से। उदयपुर के आसपास से कौन सी नदी निकलती है, साबरमती। साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद है। अहमदाबाद किस नदी किनारे है, साबरमती नदी किनारे। गांधी जी ने 1917 में यहीं पर, यही अहमदाबाद के पास ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तभी ना गाना है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना भाई। तो साबरमती नदी किनारे ही अहमदाबाद है और हाल ही में अहमदाबाद को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। भारत के 2 शहर हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में डाला गया है, एक अहमदाबाद, एक जयपुर। अहमदाबाद और जयपुर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल, पूरे शहर को ही शामिल कर लिया गया। पूरे अहमदाबाद और पूरे जयपुर शहर को शामिल कर लिया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हाँ बिल्कुल, जयपुर का। अब सुनिए, अहमदाबाद के बारे में कहा जाता है कि अहमदाबाद सबसे प्रदूषित नगर एक समय में हुआ करता था। साबरमती नदी अहमदाबाद के पास सबसे ज्यादा प्रदूषित थी। एक समय था जब दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता था। दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता था, उसमें कोई जीव जंतु बचा ही नहीं था। दामोदर नदी झारखंड से बंगाल तक बहती थी और आपको पता है कि आजादी के बाद बहुत तेजी से भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। पंचवर्षीय योजना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, उसमें उद्योग को ही फोकस किया गया था और भारत के सबसे ज्यादा उद्योग जो लगे वो दामोदर नदी के आसपास। पूरी नदी इतनी प्रदूषित हो गई, उसमें कोई जीव जंतु बचा ही नहीं, प्रदूषण से सब मर गया। इसीलिए दामोदर नदी को लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते थे, जैविक रेगिस्तान। क्वेश्चन आता है कि भारत में किस नदी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है? बायोलॉजिकल डेजर्ट की संज्ञा किसको दी गई है? दामोदर नदी को। लेकिन दामोदर को भी टॉप कर गया साबरमती नदी। अहमदाबाद के आसपास इतना ज्यादा सूती कपड़े का मिल है, नदी इतनी प्रदूषित हो गई कि उसको क्या कहा गया? सबसे प्रदूषित नदी की श्रेणी में कौन आ गया? साबरमती। तो क्लियर है? तो साबरमती नदी किनारे कौन है? अहमदाबाद। ये लाइन लिख लीजिएगा, दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान, दामोदर रिवर इज नोन एज बायोलॉजिकल डेजर्ट। बायोलॉजिकल डेजर्ट, दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित हो गई थी बहुत ज्यादा, इस वजह से बोलते हैं। एकदम इसी को बोलेंगे, साबरमती को नहीं बोलेंगे। एक बार जो नाम पड़ जाता है तो फिर चलता रहता, भले कितना भी साफ कर लीजिए, है ना। कहते हैं सब कुछ अच्छा काम करके एक छोटा सा बुरा काम कर लीजिए, फिर आपको उसी नाम से लोग जानने लगेंगे। सारा अच्छाई एक बुराई में खत्म हो जाता है। बुराई को खत्म करने में कई अच्छाई करना पड़ जाएगा, लेकिन एक अच्छाई, सारे अच्छाई को खत्म करना तो एक बुराई कर दीजिए, सारा अच्छाई खत्म हो जाएगा। हो गया। तो ये नदी गिरती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है साबरमती नदी। क्लियर है? ठीक है। अब आइए, एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी एक झील है, जयसमंद झील। एक झील का नाम है जयसमंद। जयसमंद झील है मालवा के पठार पर। मालवा धार जिले में, मध्य प्रदेश में एक जिला है धार, सुना है नाम आपने? धार, मध्य प्रदेश के धार जिले की बाउंड्री राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से लगता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश का धार, ये सब आसपास के जिले हैं। पर राजस्थान में बांसवाड़ा है और मध्य प्रदेश में धार है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मालवा के पठार पर एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है? जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील है धार जिले में। यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश के धार जिला, यहां लिख दीजिए धार डिस्ट्रिक्ट, धार जिला है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक झील है जयसमंद झील, वहां से निकलती है माही नदी। और एक लाइन बना लीजिए आप लोग, इसका अभी बना लीजिएगा, अभी देख लीजिए। -23.5 डिग्री, ये कितना है भैया? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। जब आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस तरीके से खींचा जाता है लैटिट्यूड और किस तरीके से खींचा जाता है लॉन्गिट्यूड। क्यों 23.5 को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और क्यों
23.5 साउथ को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आर्कटिक सर्किल क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है, ये डिटेल बताएंगे। इसी में बताएंगे आपको कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कब कहां होगा, इसी में बताएंगे। और साथ में जब लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे तो बताएंगे टाइम निकालना, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, और किसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, कैसे टाइम चेंज हो जाता है। अभी वर्तमान में पटना में इतना बज रहा है तो इस्लामाबाद में क्या बजेगा, ये सब टाइम निकालना उसी चैप्टर में आपको सिखाएंगे। तत्काल इतना जानिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है वो कौन सा भी है, 23.5 नॉर्थ। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है, दिखाई दे रहा है, एक बार, दो बार। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है माही। माही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कौन है, माही नदी। और सुन लीजिए उसी तरह से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, 23.5 साउथ को बोलते हैं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसको 2 बार काटने वाली नदी है अफ्रीका की नदी लिम्पोपो, 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 ठीक है। और पूछा जाए विषुवत रेखा 0 डिग्री, जब पढ़ा रहा था क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया था कि 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। तो इक्वेटर को 2 बार यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। ये तीनों प्रश्न आ जाते हैं कहीं कहीं। तो क्या लिखेंगे भैया, न तो यहीं पर नीचे अभी लिख लो, बाद में फोटो बना लो, इस बात को लिख लो। माही रिवर, माही रिवर, महिसागर कहा जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा कोई लिखिए, माही रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर क्रॉस, माही रिवर इज ओनली रिवर इन इंडिया विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। यानी कि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब लिख रहे हैं तो लिम्पोपो भी लिख ही लीजिए, लिखिए लिम्पोपो रिवर इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड, लिम्पोपो रिवर इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। माही रिवर, सॉरी, लिम्पोपो रिवर is only river in world, Limpopo river is only river in world which cross tropic of Capricorn twice, which cross tropic of Capricorn twice। देखिए लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो अफ्रीका में है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के आसपास बहती है, यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के हिस्सों में बहती है। लिम्पोपो अफ्रीका में है, लिख लीजिए अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब लिखिए कांगो नदी, कांगो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। कांगो इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड, कांगो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। कांगो रिवर इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड, कांगो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो रिवर इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड विच क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस, विच क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस, विच क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। क्लियर है। अब सुनिए, आपको बता दें कि पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में अगर पूछा जाए नदी जल का संसाधन, पूरे विश्व में रिवर वाटर रिसोर्स में पूछा जाए सबसे ज्यादा धनी जो महादेश है वो कौन है, अफ्रीका। याद रखिए अफ्रीका में पूरे दुनिया के 23% जल संसाधन मिलता है। अफ्रीका में पूरे विश्व का 23% वाटर रिसोर्स मिलता है, लेकिन उसका यूज करता है अफ्रीका 1%। अमेरिका में पूरे दुनिया का 1% वाटर रिसोर्स मिलता है, लेकिन वो यूज करता है 23%। ये क्या है, ये पढ़ेंगे आप, संसाधन होते नहीं बनते हैं। एक पढ़ना है संसाधन चैप्टर ज्योग्राफी ऑप्शनल में कि भैया संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगर ये पेन पड़ा हुआ है नीचे, किसी को डिजिटल बोर्ड का पता नहीं और रोड पे पड़ा हुआ है, तो जिसको डिजिटल बोर्ड के बारे में नहीं पता वो पेन उसके लिए कुछ नहीं है। होगा कहीं का टूटा हुआ पार्ट छोड़ देगा, पर ये टूटा हुआ नहीं, कंप्लीट पार्ट है, लेकिन उसको यहां देख के लगे टूट गया है, कुछ लगता है पेन नीब खत्म हो गया है। इसमें लीड होना चाहिए था लेकिन लीड निकल गया है, लिखो फेंको कलम था शायद।
हमारे यहाँ चलता था लिखो फेंको कलम, मिशु बिशु फेंक देते थे लिखकर। तो भैया क्या कांगो, कांगो कांगो में ही है, कांगो रिपब्लिक लिख लीजिए। कांगो, कांगो नदी कांगो देश में है, क्लियर है, अफ्रीका के कांगो में है। ठीक है भैया, तो संसाधन होते नहीं है। अब इसके बारे में रिसर्च हुआ कि बोर्ड, इस पे बोर्ड के लिए काम आ गया, तो कौन कितना यूज करेगा किस चीज का, ये वहां होने से पता नहीं चलता, बल्कि उसके बारे में जितना लोग रिसर्च करेगा, इसका मतलब सब कुछ महत्वपूर्ण है मानव संसाधन पर। यानी कि जरूरी नहीं है कि संसाधन आपका है तो आप अमीर हो ही जाइएगा, जरूरी इस बात से भी डिपेंड करता है कि आपका मानव संसाधन कितना डेवलप है, आपका कल्चर, आपका ज्ञान, नॉलेज किस लेवल तक गया है, आप संसाधन की यूज उस लेवल तक करेंगे। तो इसलिए जापान को देख लीजिए, जापान में तो संसाधन विहीन देश माना जाता है जापान, फिर भी जापान आज बुलेट ट्रेन हमको बेच रहा है। हम संसाधन संपन्न है, बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं और संसाधन विहीन होकर बेच रहा है। एक जापान के प्रधानमंत्री थे टनाटा महोदय ने कहा था कि जापान का संसाधन विहीनता ही जापान का सबसे बड़ा संसाधन है। टनाटा ने क्या कहा था, जापान की संसाधन विहीनता ही इसका सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों भैया, क्योंकि संसाधन नहीं तो लोग दिमाग लगाते हैं। संसाधन अगर आपको सब सुविधा दे दें तो आप पढ़ने आइएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिव खेड़ा ने क्या कहा था कि अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं आप और आप गरीब हैं, संसाधन विहीन हैं, इसका मतलब भाग्यशाली हैं। और सब मिल गया आपको जो चाहते हैं सब, इसका मतलब आप अभागा आदमी हैं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो जापान की संसाधन विहीनता ही आज जापान को अमीर बना दिया, रिच बना दिया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? तो ये चीज है। तो कभी संसाधन विहीन जीवन में होइए तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को क्या मानिए कि मैं भाग्यशाली आदमी हूं कि आज कुछ नहीं मेरे पास है ना, सब कुछ पाना है, अब खोने का कुछ नहीं, खोया हुआ सब खो गया, अब जो पाएंगे सो लेना है। और जो सब कुछ हो क्या डरेगा कि हमको तो खो भी दे कहीं ना, है ना, कहीं पिताजी वाला जो बनाया हुआ संपत्ति है कहीं पढ़ाई के चक्कर में ये भी ना गायब हो जाए। इसलिए थोड़ा बिजनेस, पिताजी की दुकान पे ही बैठ जाते हैं, है ना, 2-4 घंटा दुकान न बंद हो जाए। यही दुकान से इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है, तभी कलेक्टर थोड़ी ना बनिएगा, है ना, सब कुछ छोड़ के जो लगता है वही बनता है कलेक्टर। चलिए आगे आते हैं, समझ में आया बात? तो धार जिले में जयसमंद झील से कौन निकलती है? माही, और गिरती है वहीं आकर खंभात की खाड़ी में। यानी माही और साबरमती दोनों कहां गिरते हैं? खंभात की खाड़ी में। बोलो, जयसमंद झील का एरिया दोनों के बाउंड्री पर है। ये धार जिले में पड़ता है। ये धार जिले में एक मांडू गांव है। जयसमंद झील छोटा झील नहीं है, एक बड़ा झील है। ठीक है, हो गया। बांसवाड़ा, उदयपुर, ये पूरा एक जो पूरा साउथ राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट आपको जिसको मालवा प्रदेश कहते हैं, वो सब राजस्थान से टच करता है सब। सही आप बोले, जयसमंद झील राजस्थान की झील है, ठीक है, लेकिन उसकी बाउंड्री कहां भी आता है? धार जिले में उसकी बाउंड्री लगता है, निकलती है धार जिले से ही। कहां से निकलती है? धार जिले से। जयसमंद झील का पानी इसका सोर्स है। हाँ क्लियर है, अब क्लियर हुआ? जयसमंद झील का पानी ही इस नदी का क्या है? सोर्स है। चलिए हो गया। तो भाई माही नदी कहां से निकलती है? जयसमंद झील, और उदय क्या करती है? इस नदी को, इस रेखा को 2 बार काटती है और कहां गिरती है आकर के? खंभात की खाड़ी। बिल्कुल सही प्रश्न उन्होंने किया। जयसमंद झील राजस्थान में है, ये क्लियर है, सही बात है। लेकिन उसका पानी ही क्या है? माही नदी का सोर्स है। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए यही बगल में, इसी के बगल में एक और जगह है, मालवा के पठार पर ही, यहां से निकलती है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी निकलती है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है भैया? ये मालवा के पठार से निकलती है। लिख दीजिए मालवा, मालवा के पठार से ही निकलती है, मालवा के पठार से ही निकलती है क्षिप्रा नदी। कौन निकलती है भैया? क्षिप्रा। यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम आपने सुना होगा, जनापांव हिल। जनापांव हिल, जनापांव की पहाड़ी, जनापांव की पहाड़ी। ये कहां है भैया? किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कौन जिले में है? बताया तो था, मध्य प्रदेश के महू जिले में है। महू, मध्य प्रदेश के महू जिले में पड़ता है। कौन? मध्य प्रदेश के महू जिले में पड़ता है जनापांव की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। जिसका नाम क्या है? चंबल। ये जो क्षिप्रा नदी है ये किसमें आकर मिल जाती है? चंबल से।
क्षिप्रा नदी किससे मिल जाती है? चंबल से। जब ये निकलती है चंबल नदी, चंबल जब निकलती है जनापाओं की पहाड़ी से, तो पहले मध्य प्रदेश में होती है, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में होती है, और उसके बाद अंतिम रूप से कहाँ आती है? यूपी में। और यूपी में आकर यूपी में आकर यमुना से मिल जाती है। यूपी में आकर यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। यूपी में कहा मिलती है बताया था आप लोगों को? इटावा के पास। जब पढ़ा रहा था यमुना जब दिखा रहा था आप लोग गंगा के साथ, कल ही दिखाया था। यमुना नदी जब मिलती थी तो रास्ते में इटावा था, इटावा के पास चंबल मिल जाती थी। पूछा जाए चंबल नदी किस किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही क्या है? उज्जैन है, जहां महाकाल मंदिर है। कल बताया था कि भारत में 4 जगह पर कुंभ लगता है। कहाँ कहाँ? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद बताया था। उसमें उज्जैन भी क्या है? यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। यहाँ महाकाल मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, उसमें से एक कहा है? महाकाल। क्लियर है? अभी हाल ही में सुना होगा बनारस से महाकाल के लिए एक ट्रेन चलाए हैं मोदी जी एक ट्रेन चलाए, उसका नाम क्या? महाकाल एक्सप्रेस शायद रखे है नाम। हाल ही में एक ट्रेन बनारस से उज्जैन के, करंट अफेयर में था, हाल ही में बनारस उज्जैन की तरफ एक ट्रेन चली जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस। पर चेक कर लीजिएगा नाम, वो क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में एग्जाम में। ठीक है? उज्जैन में देखिए चंबल नदी पर 4 डैम भी है, चंबल नदी पर 4 बांध भी है, एक मध्य प्रदेश में और बाकी 3 राजस्थान में। ठीक है? और यमुना नदी में और भी नदियां मिलती है आकर, यमुना नदी में और भी नदियां मिलती है। सिंध नदी, ये क्रम से बता रहा हूं। यमुना में सिर्फ चंबल नहीं मिलती, सिंध भी मिलती है। यमुना में फिर बेतवा भी मिलती है, और यमुना में केन भी मिलती है। और फिर यमुना आकर के आगे गंगा में मिल जाती है। यमुना आगे आकर के इलाहाबाद में कहा मिल जाती है? इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? ये तीनों नदियां निकलती है बुंदेलखंड के पठार से। ये तीनों नदियां निकलती है कहां से? बुंदेलखंड के पठार से। बुंदेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। आप ये लिख लीजिएगा, हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये तीनों नदी मिलती है यमुना में आकर उत्तर प्रदेश में। निकलती मध्य प्रदेश से है पर मिलती कहां है आकर के? उत्तर प्रदेश में यमुना से। क्लियर है? तो बताइए कहां से निकलती है? साबरमती, थोड़ा देख के बता दीजिए। साबरमती उदयपुर के पास अरावली पर्वत से कहां गिरती है? इसके किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। माही कहां से निकलती? धार जिला। इसका सोर्स कौन सा पानी है? समझ में आया बात? निकल धार जिले से, लेकिन सोर्स कौन है? जयसमंद झील। जयसमंद झील वैसे जनरली समंद लगा हुआ जितना झील है सब राजस्थान में है। ठीक है भैया? तो जयसमंद झील इसका पानी का स्रोत है। इस नदी का स्रोत कौन है? जयसमंद झील। उसी के पानी को लेकर ये आगे बढ़ती है और कर्क रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार। काटते हुए कहा गिरती है आकर? खंभात की खाड़ी में। और सुन लो, खंभात की खाड़ी में भारत की 4 ही नदियां गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की कितनी नदियां हैं? 4। जब हम माउंटेन पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि खंभात की खाड़ी में भारत की 4 ही नदियां गिरती है। कौन कौन? माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। न हो तो लिख लीजिएगा आप लोग, उस समय अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती भारत की 4 नदियां, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिख लें। भारत की 4 नदियां गिरती है खंभात की खाड़ी में। कौन कौन? माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। ये कंप्लेन था लोगों की थोड़ा तेज निकल जाते हैं। जो लोग लिख रहे हैं वो आराम से लिख लें, बिल्कुल हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। लिखिए भाई, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये 4 नदियां कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। आप जानते हैं गुजरात में 2 खाड़ी है, एक कच्छ की खाड़ी, एक खंभात की खाड़ी। अगर आप देखना चाहो तो ये गुजरात है। गुजरात में ये वाला जो है ना, ये खंभात की खाड़ी है, और ये वाला जो है ना, ये कच्छ की खाड़ी है। एक कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, खाड़ी की परिभाषा पढ़े थे कि जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो।
इधर भी जमीन, इधर भी जमीन और इधर भी जमीन, तो तीन तरफ जमीन से घिरा, तो क्या है भैया, कक्ष की खाड़ी, और ये भी तीन तरफ से जमीन, इधर इधर और इधर, तो क्या है, खंभात की खाड़ी। लोकेशन लिख लीजिए, अगर बनाना चाहो तो बना लीजिए, बगल में कोना में कहीं पर, है ना, प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, बना लीजिए, कोई दिक्कत, बना लीजिए। अब सुनिए, अजमेर के पास से एक और फोटो बना देता हूं। यहां पर एक जगह है अजमेर, नाम सुना है, अजमेर शरीफ नाम सुना है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तीन सूफी संत का दरगाह इतिहास में पूछा जाता है। एक मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। तीन सूफी संत तो बहुत हुए, लेकिन तीन का दरगाह ज्यादा फेमस है और पूछा जाता है एग्जाम में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, और सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी, और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के जस्ट बगल में जिसका कब्र है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों का डेथ एक ही दिन हो गया था। गुरु जिस दिन मरे उसी दिन चेला भी मर गया वियोग में, है ना। ये बोलते हुए कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर ढारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। मतलब गोरी मतलब गुरु, गुरु सो गया है और मुंह पर केस डाला, मतलब पर्दा डाल दिया गुरु ने। अब जो गुरु ही नहीं रहा तो चारों तरफ क्या हो गया, अंधेरा। गुरु था तो प्रकाश था। अब यहाँ रह के क्या करेंगे, रैन चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौदेश कहते हुए अमीर खुसरो मर गए, और वहीं पर उनका कब्र है निजामुद्दीन औलिया के जस्ट बगल में। ठीक है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है वहाँ। साउथ के लिए जितनी भी ट्रेनें खुलती हैं दिल्ली में, वो सब निजामुद्दीन से ज्यादातर ट्रेनें मिलेंगी। नई दिल्ली से भी मिलेगी, लेकिन निजामुद्दीन से ज्यादा ट्रेन मिलता है। ठीक है भैया, तो क्या लिखा भैया, अजमेर के पास। ऐसे अजमेर के पास एक जगह और है पुष्कर। अजमेर में ही एक जगह है पुष्कर, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब पुष्कर मेला भी लगता है, कार्तिक महीने में पुष्कर मेला लगता है। अब पुष्कर झील भी है वहां, पुष्कर नाम से झील भी है, और वहां ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर पूछा जाता है, तो कहा है पुष्कर। तो पुष्कर यानी अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। जिसका नाम क्या है, लूनी। और लूनी गायब हो जाती है रन ऑफ कक्ष में। रण ऑफ कक्ष, रन ऑफ कक्ष यानी कक्ष के रण, कक्ष के रण। ये पूछा जाए है क्या, तो ये एक मरुस्थल का हिस्सा है, डेजर्ट का हिस्सा है। और यहीं पर कक्ष के रण में ही भारत पाकिस्तान का एक विवाद भी था, जिसको सरक्रिक विवाद कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ कश्मीर में विवाद नहीं था, वो विवाद गुजरात में भी था, कक्ष के रण में, जिसको सरक्रिक एरिया कहते थे। यानी कि अगर गुजरात को आप देखें तो ये जो ऊपर का हिस्सा है गुजरात का, ये पूरा एरिया जो हम कलर कर रहे हैं, ये जो पूरा एरिया, ये जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये विवाद का कारण था। कैसे, जब बरसात उरसात के समय में समुद्र का लेवल इधर आ जाता था तो पाकिस्तान बोलता था कि मेरा यहां तक है, और जब सूख जाता था पानी तो इंडिया कहता था मेरा यहां तक है। यही विवाद था, सरक्रिक विवाद। सरक्रिक विवाद याद रखिए, किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जहां सरक्रिक दिखा रहा हूं ना, यही इलाका कक्ष का रण है, जहां लूनी नदी गायब हो जाती है। और बताया था कि ऐसी नदियां जो जमीन में गायब हो जाए उसे इनलैंड रिवर कहते हैं। एक दिन पढ़ाते हुए बताया था आप लोगों को कि जैसी नदियां जो सीधे समुद्र तक जाए उसे आउटलैंड रिवर कहते हैं, यानी बाह्य स्थली नदी। और ऐसी नदियां जो जमीन में गायब हो जाए उसे बोलते हैं अंतःस्थली नदी। और ऐसी नदियां जो किसी नदी में मिल जाए उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी। समझ में आ रहा है बात, जैसे छिपरा मिल गई चंबल में तो क्या है, सहायक नदी है। और जैसे चंबल मिल गई यमुना में तो भी सहायक नदी हुआ। लेकिन जो सीधे समंदर तक जाए उसे बोलते हैं हम लोग आउटलैंड रिवर, बाह्य स्थली नदी। और जो जमीन में, जैसे लूनी जमीन में गायब हो जा रही है, कक्ष के रण कोई समुद्र नहीं है, एक जमीन है, मरुस्थलीय इलाका है जहां इसका पानी गायब हो जाता है। तो कक्ष के रण में ही कौन सा क्षेत्र है, सरक्रिक। सरक्रिक लिख लीजिएगा, जहां पाकिस्तान भारत का विवाद था अब सुलझा लिया गया है। अब वहां हमारा कोई विवाद नहीं है। विवाद अब कश्मीर में पीओके को लेकर है। मोदी जी के आने से पहले हमारे कश्मीर में विवाद था पाकिस्तान का, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं अब केवल विवाद पीओके का रह गया है। इधर से मैटर उल्टा लिए मोदी जी, बोले कि अब इधर नहीं, यानी चिंता पाकिस्तान को पीओके का है। जब उस पहले की सरकारें थी तो पाकिस्तान को चिंता था, हमारे कश्मीर पर बात करता था कि आपका कश्मीर यहाँ है वहां है। अब उस देख रहा है कि कहीं पीओके भी न गायब हो जाए, है ना, तो डर रहा है। तो एक अच्छी बात हुआ ये बात कि कम से कम पाकिस्तान अब पीओके की बात करता है, हमारा कश्मीर पर चर्चा वो नहीं करते रहा कि कहीं येहू ना हाथ से चला जाए। तो इसलिए वो चर्चा अब अपने कश्मीर की करता है। होना भी चाहिए, वो हमारा कश्मीर है, उसका नहीं था। गलती से उसने कब्जा कर लिया था माउंट बेटन की कमी के कारण। माउंट बेटन फोर्स दे ही नहीं रहा था,
बोला जब तक वहां के राजा साइन नहीं करेगा हम फोर्स नहीं देंगे आपको, वहां के राजा साइन करेगा तो फोर्स देंगे। अंत में जब देखा राजा कहीं साइन करने को तैयार नहीं, अंत में देखा कि पाकिस्तानी लोग पहुंच गया नजदीक तक, 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर से रह गया, तो भाग के आ गया राजा कहा जम्मू में, और अपने सेक्रेटरी को जल्दी से बुलाओ उधर साइन कर देते हैं भारत में। पाकिस्तान स्वतंत्र न रहेंगे तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, साइन करो। तो फिर भारत में साइन किया, तब जाके सेना भेजा गया, वो भी सेना जाके पीओ के छोड़ दिया। 24 घंटे पहले जाके संघर्ष विराम पे नेहरू जी साइन कराए, अगर 24 घंटा न करते तो क्या हो जाता। अब कबूतर लेके घूम रहे थे, कबूतर लेके इतना दिन घूमे, अभी तक यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप मिला नहीं मिला। चीन इतना खतरनाक था, उसको भी मिल गया, उसको अब सपोर्ट करके दिलवा दिए, और अब आप कबूतरे ले रह गए। पहली बार मोदी जी आए तो नेहरू के कबूतर को उड़ाए हैं, वरना अभी तक सब जितना प्रधानमंत्री थे नेहरू जी कबूतर लेके घूम रहे थे। हम पहले हमला नहीं करेंगे, अगले हमला होगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ा तो पहले भी हमला कर सकते हैं। इस बार बोले, स्टेटमेंट दिए, ठीक है उसमें थोड़ा संशोधन करते हैं, जरूरत पड़ा तो पहले भी हमला कर सकते हैं। तो होना भी चाहिए था। कब तक कबूतर लेके घूमिएगा, कबूतर के यहाँ कोई वो है, कोई वैल्यू है? ठीक है, शांति प्रिय देश भारत है, बदर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा एग्रेशन जरूरी है। जब पहले क्या होता था, जो प्रधानमंत्री हमारे बनते थे चीन की यात्रा करते थे, चीन की यात्रा पहले जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो चीन को अपने शपथ में इन्विटेशन भी नहीं दिए, और यात्रा पहले कहा कि उनके जितने चीन के दुश्मन देश था पहले वहां यात्रा कर लिए, बौखलाया वो चीन के राष्ट्रपति। अगले 7 दिन के अंदर अभी तक चीन के राष्ट्रपति देखिएगा, टोटल 2 या 3 बार शायद चीन के राष्ट्रपति इंडिया के विजिट किए हैं, यहाँ के सब प्रधानमंत्री चीन गया है। तो भैया पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी जब विजिट किए जापान का, उसके चारों तरफ ताइवान का, मंगोलिया का, तो चीन ऐसा बौखलाया कि मोदी जी लौट के आए भी नहीं, अब प्लान बना दिया कि इंडिया जाना है। 7 दिन के अंदर शी जिनपिंग भारत आए, गुजरात में मोदी जी झूला झूलाए उसको, और उसके बाद भेजे। अब एक ही बार नहीं, फिर दोबारा भी आया, जब उसको साउथ इंडिया घुमाए, धोती कुर्ता पहन के मोदी जी उसको भारतीय भेष में घुमाए। तो ये सब होना चाहिए। जब आप सत्ता में तो एग्रेशन होना चाहिए, सिर्फ सहते रहना ये शांति प्रियता का प्रतीक नहीं है। कोई पीट रहा है, हम चुपचाप सह रहे थे, ये भी कम से कम ये समझिए ये शांति प्रिय नहीं इसको कहा जाए, कायराना बात हो सकता है। खैर जाने दीजिए, अच्छा हुआ कम से कम इस मामले में हम उनकी तारीफ करते हैं। चलिए हो गया। अब समझिए सर्कल किसको बोलते समझ में आ गया, कक्ष केवल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब डैम की बात कर ले। चंबल नदी पे 4 डैम बना हुआ है, और एक डैम बना हुआ है बेतवा नदी पर, एक डैम बना हुआ है बेतवा नदी पर, बना लीजिए और नंबरिंग कर दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। बीच बीच में थोड़ा सा आयर की बातें भी आपसे कर लेता हूं। हाँ बना लीजिए, अब बना लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन भी चर्चा करना जरूरी है ना, ताकि आप जान जाए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। अभी वर्तमान में मोदी जी का पॉलिसी पूछेगा क्या है, सही आप मानते हैं? मोदी कबूतर उड़ाने वाली बात मत बोल दीजिएगा। हाँ चाहिए, नहीं बोलना है। जैसे वो ऐसे पूछेंगे कि अभी वर्तमान में भारत सरकार की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी वर्तमान में जो चेंज हुआ है, उससे आप सहमत है? तो बिल्कुल सरकार के साथ आपको सहमत होना है, बिल्कुल सहमत है। और क्यों सहमत है? अभी इजराइल फिलिस्तीन के मैटर पर अगर पूछ लिया कि इजराइल को हम लोग ज्यादा फेवर कर रहे हैं फिलिस्तीन के मुकाबले, ये क्या सही है? तो बोलेंगे भाई कि वहां पर चेक एंड बैलेंस का काम होना चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हम इजराइल को फॉलो करें, लेकिन इजराइल हमको इतना हेल्प किया है तो बिल्कुल ही इग्नोर करना सही नहीं है। अतः हमारा संबंध वैश्विक होना चाहिए, और उस नाते मोदी जी का जो एक्शन है बिल्कुल सही है। हम लोग इजराइल से भी अच्छा संबंध रख रहे हैं, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो सही है हम लोग वहां निर्णय लेते हैं। ये करना, आपको ऐसा जवाब देना है जहां आप है ना, जहां आप सरकार का विरोध करता हुआ न देखें, और न पुराने सरकार का भी लगे कि नेहरू जी का शिकायत कर दी सीधे, ना बिल्कुल मोदी जी उड़ा दिए कबूतर, सही हुआ, ऐसा इंटरव्यू में नहीं। पुरानी सरकारों का भी आपको सम्मान दे, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, वो भी पहले प्रधानमंत्री। आजादी की लड़ाई में उनका हिस्सा, माने अगर कहा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो नेहरू जी का एक बड़ा योगदान है। एक हम लोग पढ़ाते थे लॉर्ड कर्जन ने बनाया था आयोग, हिस्ट्री में बनाइए तब तक आप लोग। लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग बनाया था। लॉर्ड कर्जन के पूरे काल को ही बोला जाता है आयोगों और भूलों का काल। लॉर्ड कर्जन के पूरे काल को क्या बोलते हैं? आयोगों और भूलों का काल। और लॉर्ड कर्जन के समय 4 आयोग बने थे इंपॉर्टेंट। सिंचाई आयोग, खाली सबसे पूछा सबसे ज्यादा आयोग किस गवर्नर के समय बना? तो लॉर्ड कर्जन, है ना। एक्चुअली मेच्योर व्यक्ति नहीं था वो, बहुत कम एज में बन गया था गवर्नर, इसीलिए अपने एज बढ़ा के बताता था। पूछा कौन से गवर्नर है जो अपना रियल एज नहीं बताता था? वो था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि वो बढ़ा के इसलिए बताता था, लोग घटा के बताते, वो बढ़ा के बताता था।
क्योंकि कम एज बताता था तो लोग उसका इज्जत नहीं करते थे, तो जानबूझ के कहता था मैं 60 साल का हूं, 32 साल का था, 60 बताता था, तो इसलिए बताता था कि लोग सम्मान करे, हमारा इज्जत करे उम्र समझ के। फिर लोग पूछते थे इतना मेंटेन कैसे हैं, तो योगा और जिम करते हैं इस वजह से इतना मेंटेन है। तो वो था कर्जन। कर्जन ने बनाया 4 आयोग, एक बनाया अकाल आयोग, एक बनाया सिंचाई आयोग, एक विश्वविद्यालय आयोग, एक पुलिस आयोग, एक रेल आयोग, 5 आयोग बनाया। तो सिंचाई आयोग मतलब पानी, सिंचाई मतलब सिंचाई किससे करते हैं, पानी से। तो हम लोग याद करवाते थे सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कैसे याद रहेगा, तो सरक्रिक जो है ना उसी से बना दीजिए मानक्रीफ, क्योंकि पानी वाला विवाद था ही, तो सरक्रिक विवाद से याद रखिएगा मानक्रीफ। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, मानक्रीफ। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष मानक्रीफ, कर्जन के द्वारा बनाया गया सिंचाई आयोग के अध्यक्ष मानक्रीफ। कैसे याद रहेगा, पानी का विवाद इंडिया पाकिस्तान में कौन है, सरक्रिक, तो सरक्रिक से हो गया मानक्रीफ। अकाल आयोग कैसे याद करवाते थे उसका अध्यक्ष, अकाल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या पीजिएगा, मैकडोनल्ड। तो मैकडेविल जो होता है मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड याद रहेगा, खाने पीने कुछ नहीं बचेगा तो वही पियेंगे, तो मैकडोनल्ड याद रहेगा। विश्वविद्यालय आयोग बना, विश्वविद्यालय में भीड़ होता है रैली की तरह, विश्वविद्यालय में रैली के जैसा भीड़ होता है, तो उसके अध्यक्ष होंगे रैले। कौन होंगे, रैले। और उसके पुलिस आयोग, पटना में फ्रेजर रोड है, वहां बहुत पुलिस रहती है, हेलमेट के बिना जाइएगा तो पकड़ा जाइएगा, तो पुलिस आयोग का अध्यक्ष फ्रेजर। कौन होगा, फ्रेजर। 4 हो गया। अब बन गया रेल आयोग, तो उसका र से रेल और र से रॉबर्टसन, याद रखिएगा। तो रेल आयोग का अध्यक्ष रॉबर्टसन। और पहला रेलवे लाइन बिछाया गया डलहौजी के समय, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाया गया कर्जन के समय। सिंध के बाद बेतवा है, बेतवा, उसके बाद केन। समझ रहे कितना आसानी से 5 आयोग का अध्यक्ष याद हो गया। सिंचाई आयोग कौन होगा, सरक्रिक से बन गया मानक्रीफ। अकाल में कुछ नहीं पीने को मिलेगा तो क्या पियेंगे, मैकडोनल्ड। और उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रैली, रैली जैसा भीड़ होता है। और पुलिस आयोग का फ्रेजर और रॉबर्टसन रेल। सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कौन बिछाया, कर्जन। और सबसे पहला रेलवे लाइन डलहौजी। चलिए तो बन गया, इसी बहाने थोड़ा सा इतिहास हो गया। चले आगे बढ़े। ठीक, डैम का नाम लिखिए। अब नंबर 1 पे कौन सा डैम है, नंबर 1 पे लिखिए डैम का नाम, नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 पे लिखो गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश, सुनो बच्चा, मध्य प्रदेश के हिस्सा में जो डैम है उसका नाम है गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश के हिस्सा में जो डैम है, जो डैम नंबर 1 जो है, नंबर 1 पे जो डैम है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के हिस्से में जो डैम है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश के हिस्सा में जो डैम है उसका नाम है गांधी सागर डैम। चंबल नदी, हाँ, चारों चंबले पर है। ये चारों डैम जो लिखवाएंगे ना सब चंबल लिख लीजिएगा अपने आप। लिखिए पहला डैम नंबर 1 पे लिखिए गांधी सागर डैम, नंबर 2 पर लिखिए, नंबर 2 पर लिखिए राणा प्रताप सागर डैम, नंबर 2 पर लिखिए राणा प्रताप। कल बताया था ना महाराणा प्रताप एक था, कल मैंने चर्चा की थी, एक महाराणा प्रताप। पोंग डैम का दूसरा नाम महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप लिखिएगा, राणा प्रताप महाराणा प्रताप अंतर है। महाराणा प्रताप डैम पूछे तो पोंग डैम है ब्यास नदी पर, लेकिन राणा प्रताप खाली कहे तो कौन है, चंबल नदी पर राजस्थान में। 2 नंबर हो गया राणा प्रताप डैम। तीसरा लिखिए जवाहर सागर डैम, तीसरा लिखिए जवाहर सागर डैम, तीसरा लिखिए जहां गांधी जी रहेंगे वहां जवाहर रहेंगे ही, तो जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम। और 4 नंबर पे लिखिए, 4 नंबर पे लिखिए, 4 नंबर पे लिखो कोटा डैम, कोटा बैराज। कोई कोटा में तैयारी किया है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग तैयारी करने कोई कोटा यहां से गया है, जो गया है वो बैराज घूमने गया होगा। कोटा शहर में एक बैराज है, वहां के लड़के उसको घूमने जाते, जो तैयारी करने जाते हैं कोटा बैराज जरूर जाते। कोई नहीं कोटा गया यहां से। आजकल तो गार्जियन भले ही मैथ में A+B के होल स्क्वायर नहीं पता, लेकिन उस कोटा जरूर जाएगा। शर्मा जी का बच्चा गया इसलिए वर्मा जी का भी गया, प्रेस्टीज की बात है जो, हाँ ना। चलिए चलिए, वो तो दूसरा कारण से करता है। चलिए लिखिए, वो कारण कुछ और होता, बताया कुछ हो जाता है। खैर आगे आइए, 4 नंबर पे लिखिए कोटा बैराज, 4 नंबर पे कोटा। 5 नंबर पे लिखो, 5 नंबर पे लिखो यहाँ है बेतवा नदी पर माता टीला डैम। 5 नंबर पे लिखो माता टीला डैम बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर माता टीला बांध। बेतवा नदी पर लिखिए माता टीला डैम, माता टीला डैम, बेतवा नदी पर माता टीला डैम, बेतवा नदी पर
माता टीला डैम, सुनो, माता टीला डैम का ही दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई डैम। माता टीला डैम को ही रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं। माता टीला डैम को ही रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं। देखो भाई, इटावा के पास में ही एक डैम और है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर भी एक डैम है, इसका नंबर 6 कर दो, 6 नंबर। हाँ, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर माता टीला, मध्य प्रदेश और यूपी दोनों को इससे फायदा मिलता है। इस डैम से यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों को फायदा इससे मिलता है। एक और डैम है यमुना नदी पर, उसका नाम है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड डैम या हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। यमुना नदी पर जो डैम बनाए हो नंबर 6 डैम बना के वहां लिखो मत, 6 नंबर दे दो और बाहर लिख लो 6 नंबर पर हथनी कुंड बैराज। हथनी बैराज किसको बोलते हैं? डैम अगर छोटा हो उसी को बैराज कहते हैं, और डैम बड़ा है तो उसको डैम कहेंगे, है ना। तो हथनी कुंड बैराज कहाँ है भैया? यमुना नदी पर। क्लियर है? हो गया? बोलिए कुछ। इटावा से पहले ही है थोड़ा। हो गया? मिटा दे इसको। माता टीला पड़ जाता है झांसी में। चलिए मिटाए। दोनों का है ये डैम, एक यूपी का नहीं है, ये दोनों का संयुक्त परियोजना है। माता टीला डैम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लिख लीजिए। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। हथनी कुंड तो उत्तर प्रदेश में ही है, हाँ, लेकिन उससे फायदा हरियाणा भी लेता है। हाँ, जैसे डीवीसी नहीं है झारखंड में, उससे फायदा बिहार को भी मिलता है, बंगाल को भी मिलता है। डीवीसी जो बिजली बनता है उससे फायदा किसको मिलता है? बिहार गया क्षेत्र में जो भी बिजली आ रही है कहां से आ रही है? डीवीसी से आ रही है, बंगाल से नहीं, झारखंड के डीवीसी से आ रही है। चलिए, मध्य भारत नदी तंत्र पार्ट 2 लिखिए। मध्य भारत नदी तंत्र पर अलग से सुनो, डैम की क्लास एक अलग से भी ले लेंगे। जितने भी भारत में डैम्स हैं, जितनी भी नहरें निकाली गई हैं, भारत के सभी नहर और सारे डैम्स अब किसके किसके बीच का प्रोजेक्ट है वो एक अलग से क्लास मैप बना करके ले लेंगे। ये कौन कौन सा डैम, जैसे डैम में ये भी पूछता है कि जैसे भाखड़ा नंगल डैम है तो किस किस राज्य की परियोजना है। जैसे पूछता है इंदिरा गांधी नहर, उससे कौन कौन से राज्य को फायदा मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। एक दिन पूरा चैप्टर हम पूरे कंप्लीटली डैम पर ले लेंगे। कौन सा डैम किस राज्य के बीच की संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्यों को उससे फायदा मिलता है, और कौन सी नहर किस किस राज्य में जाती है, उससे सिंचाई का फायदा कहां कहां को मिलता है। तो पूरा एक चैप्टर ही ये सब एनर्जी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, उस सब पर पूरा एक चैप्टर ही आपका हम ले लेंगे। हाँ, इसके खत्म करने के बाद ही ले लेंगे, बिल्कुल। चलिए लिखिए, क्या लिखा आपने? मध्य भारत। वैसे भी तो बता ही दे रहा हूं, डैम तो मैक्सिमम तो करा ही दे रहा हूं, जो मैक्सिमम डैम से वो तो करा ही दिया, वैसे अलग से भी एक नोट्स। हाँ चलिए लिखिए, क्या लिखा आपने? मध्य भारत नदी पार्ट 2। हाँ, मिडिल इंडिया रिवर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग नर्मदा, ताप्ती, जोहिला, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, तवा, उकाई, रिहंद, ये सब नदी का नाम है। ये सारी नदियां इसी फोटो में हो जाएगा। जो अगला मैप हम बनाने जा रहे हैं उसमें सभी नदियों का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। नर्मदा, ताप्ती, जोहिला, सोन, नाम है सोन नदी, और जो दक्षिण की ओर आई इसका नाम है जोहिला नदी। ये लूनी जैसी है। जोहिला नदी कैसी है?
लूनी जैसी छत्तीसगढ़ के पठार में ये जमीन में ही विलीन हो जाती है। लूनी नदी छत्तीसगढ़ के पठार में जमीन में ही खत्म हो जाती है। सॉरी, जोहिला नदी, जोहिला नदी जैसे लूनी नदी है इनलैंड रिवर, उसी तरह से जोहिला भी कैसी नदी है, इनलैंड रिवर। ऐसी नदियां जो जमीन में गायब हो जाए उसे इनलैंड रिवर के नाम से जानते हैं, और ऐसी नदियां जो समुद्र तक पहुंचे उसे आउटलैंड रिवर कहा जाता है। और ऐसी नदियां जो किसी नदी में मिल जाए उसे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, इनलैंड रिवर है। जैसी लूनी थी वैसे ही जोहिला है। यानी अमरकंटक से जो 3 नदी निकलती है उसका नाम, एक का नाम है नर्म सोन जो उत्तर की ओर जाती है, जिसका डायरेक्शन उत्तर की ओर है उसका नाम है सोन, जिसका डायरेक्शन पश्चिम की ओर है उसका नाम है नर्मदा, और जिसका डायरेक्शन दक्षिण की ओर है उसका नाम है जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला यही 3 नदी है जो निकलती है अमरकंटक से। पर कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे कि अमरकंटक से ही महानदी भी निकलती है, वो गलत लिखा हुआ है। अमरकंटक के जस्ट बगल में एक जगह है सिहावा, अमरकंटक के जस्ट बगल में एक जगह है सिहावा, सिहावा से निकलती है महानदी। और महानदी पुरी के पास, महानदी पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है पुरी के पास। एक सेकेंड, पुरी के पास कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। पुरी का नाम आपने सुना होगा, कल भी चर्चा किया था। भारत के 4 धाम में एक धाम पुरी है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। रथ यात्रा कहां निकाला जाता है, पुरी में। और ये भी कल बोला था कि अगर उड़ीसा से किसी नदी के बारे में आपसे पूछा जाए, सॉरी मंदिर के बारे में, उड़ीसा से किसी मंदिर के बारे में पूछा जाए तो 3 ही मंदिर पूछेगा। उड़ीसा से जुड़ा हुआ मात्र 3 मंदिर पूछेगा। एक पूछेगा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, एक पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक पूछेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। मंदिर से सवाल अगर उड़ीसा से आया तो यही 3 मंदिर के बारे में पूछता है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, और कोणार्क में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ही बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। और एक और चीज पूछता है कल्चर से, उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख है, उदयगिरी की पहाड़ी है, वहां पर उदयगिरी की पहाड़ी में एक गुफा है जिसका नाम है हाथी गुफा। वहां पर एक राजा था उड़ीसा का, खारवेल, चेदी वंश के राजा, चेदी वंश के राजा था खारवेल, जिसने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था हाथी गुफा अभिलेख, है ना। हाथी गुफा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, खारवेल की, राजा खारवेल की। और ये भी कहा जाता है खारवेल ने मगध के राजा को पराजित कर दिया था, है ना। मगध के राजा नंद वंश के राजा को क्या किया था, पराजित। तो खारवेल जो था वो, इसका जो अभिलेख है हाथी गुफा, वो भी कहां पड़ता है, उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ी में। तो 4 प्रश्न ही उड़ीसा से कल्चर और इतिहास में आते हैं। खैर, तो जोहिला नदी जमीन में विलीन हो जाती है। और यहां पर एक नदी आ रही, गंगा, नाम सुना है आपने, गंगा नदी कल ही पढ़ाए। गंगा नदी में दानापुर के पास, दानापुर के पास एक जगह है हल्दी छपरा, पर हल्दी छपरा परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए दानापुर ही याद रखिए। दानापुर के पास सोन नदी किसमें मिल जाती है, गंगा में। और गंगा आगे आती है तो बन जाती है हुगली, आगे आती है तो क्या बन जाती है, हुगली। इसके ऊपर वाला क्या था, भागीरथी। हुगली के किनारे ही क्या था, कोलकाता, हुगली के किनारे ही क्या था, कोलकाता। और हुगली आगे भी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। हुगली भी कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कल हमने बताया था, इधर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, कल लिखवाया था आपको। छोटा नागपुर से निकलती है कौन, दामोदर, वो आके कहां मिल जाती है, हुगली में। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, कल डीवीसी बताया था मैंने, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के विषय में बताया था, याद होगा। भारत का पहला पीएसयू, कुछ डैम का नाम बताया था, मैथन, तिलैया, पंचेत, कोनार, बराकर, ये सब डैम का नाम बताया था ना। 5 डैम का नाम कल लिखवाया था। इन सभी डैम को कंट्रोल कौन करता है, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। भारत का पहला पीएसयू था जिसकी स्थापना 1948 में अमेरिका के टेनेसी वैली के तर्ज पर किया गया था। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और जैविक रेगिस्तान, अभी बताया हूं, बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से कौन जाना जाता है, दामोदर नदी, क्योंकि एक समय में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। इसी के पास राजमहल से, राजमहल की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से रांची के आसपास लिखवाया था। जब सब पूरा पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि राजमहल के पहाड़ी से रांची के आसपास से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी याद होगा, इसी के किनारे बताया था टाटा नगर, टाटा नगर यानी जमशेदपुर,
पुराना नाम साक्षी। टाटा नगर का पुराना नाम क्या था? जब टाटा वहां गए थे तब उसका नाम था साक्षी। साक्षी जब उन्होंने उद्योग लगा दिया तब उसका नाम हो गया टाटा, लेकिन बाद में अब उसका नाम है जमशेदपुर। यानी टाटा को सबसे पहले क्या बोलते थे? साक्षी, साक्षी बोलते थे। अब क्या बोलते हैं? अब जमशेदपुर बोलते हैं। बीच में लोग क्या बोलने लगे थे? टाटा। टाटा नगर, जमशेदपुर और साक्षी एक ही है। आप कभी टाटा जाएं तो आपको कोई रिलेटिव है तो कहां ले जाएगा? आपको साक्षी मार्केट, वहां एक मार्केट है, साक्षी बस स्टैंड भी है, वहां आपको घूमने के लिए ले जाएगा। वहीं पर शायद जुबली पार्क भी है ना? तो जो भी है, तो साक्षी पुराना नाम है किसका? टाटा का। फिर टाटा पड़ा, अब जमशेदपुर है। और इसी नदी पर रांची से करीब 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड पड़ता है 110 किलोमीटर, एक वाटरफॉल है स्वर्ण रेखा नदी पर, जिसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। जब सतपुड़ा पढ़ा रहा था तो बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। रांची से करीब 100, ज्यादा नजदीक रांची के है। टाटा से दूर पड़ता है लेकिन रांची से पास पड़ता है। टाटा से दूर है वो। तो बताया था कि टाटा नगर जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, और ये भी बताया था कि टाटा के पास एक और नदी खरकई। आप लोग याद होगा मैंने बताया था टाटा जहां पर है ना, टाटा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, पर टाटा के दूसरे कोने पर एक और नदी बहती है, जो छोटी सी नदी है, झारखंड की नदी है वो, उसका नाम है खरकई नदी। अगर पूछा जाए टाटा किसके संगम पर है, कहां पर है भैया, किस नदी के बीच, संगम नहीं बोलिए, किस नदी के बीच में है, तो क्या बोलेंगे? जब स्वर्ण रेखा और खरकई। टाटा किसके बीच में है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई। इतना तो अलग से लिख लो, एक लाइन कहीं दूर हट के फोटो मत बनाओ अभी, लेकिन टाटा या जमशेदपुर या साक्षी, तीनों नाम लिख लो। पहले लिखो साक्षी, फिर टाटा और फिर जमशेदपुर। देखो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में है, ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में है। स्वर्ण रेखा और खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई। पहले लिखो साक्षी, फिर डैश टाटा, अंतिम में लिखो जमशेदपुर। अब नाम क्या है? जमशेदपुर। ये कहा है भैया? स्वर्ण रेखा और खरकई, खरकई, खरकई नदी के बीच में है। और स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? हुंडरू वाटरफॉल। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा फॉल है? हुंडरू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। ये भी लिख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू नाम का एक जगह भी है वहां, और हुंडरू वाटरफॉल भी है, और घूमने लोग जाते हैं हुंडरू, है ना। कभी मान लो कलेक्टर बन गए हो तो झारखंड में ही आपकी पोस्टिंग हो गई, हो गए मान लीजिए रांची के ही कलेक्टर, आप रांची के ही डीएम बन गए। वैसे राजधानी का डीएम सबको नहीं बनाया जाता है ना, खास लोगों को ही बनाया जाता है। तो फिर भी मान लीजिए बन गए आप, तो आप वहीं पर बगल में दसम फॉल भी है, रांची के पास में ही वाटरफॉल भी है। कौन है? दसम फॉल, दसम वाटरफॉल, याद रखिएगा। चलिए हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए, एक नदी और है जो मैकाल श्रेणी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। एक नदी और है जो कहां से निकलती है? मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी से निकलती है और मिलती है आकर के उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, हाल ही में चर्चा में था, वहां पर सोना मिला है, गोल्ड। सोनभद्र में फेसबुक पर खूब गोल्डन कलर का फोटो बना बना के उसका आ रहा था। उसी में एक न्यूज चैनल वाला चला दिया कि कुबेर के खजाने में नाग का पहरा, किंग कोबरा का पहरा। और उसी में जब चलाता था न्यूज वाला, आखिर नागों का पहरा। अब देखने वाले एक बार तो टिप के देखेंगे ही, कैसा सोने के खजाने में नाग का पहरा है भाई। तो न्यूज वाले, आजकल के न्यूज अब क्या कहें, बस कुछ कहने लायक नहीं है ना। अब वो क्या कहें, भगवान जाने उनका। तभी तो आज भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ना, उसमें देखिए रैंक इसका कहां गिरा। हम रहे तो सबसे निचला रैंक इसको दे दे। 12 बजे दिन से लेके शाम को 4 बजे तक तो सीरियल का न्यूज चलाता है, किसने किसको थप्पड़ मारा और किसने किसका संपत्ति लूट, सीरियल धारावाहिक का न्यूज 12 से 4 सारे चैनल पर। इसको तो हम चाहे तो सबसे निचला रैंक किसी को दे दें। देखिए ये बढ़िया, फिर भी कुछ दयालु आदमी होगा तो बढ़िया दे दिया है। चौथा स्तंभ, उसको देश में गरीबों की थाली दिखानी चाहिए, पर दिखा कुछ और रहे। सिद्धार्थ शुक्ला चले 3 दिन 4 दिन। लिखिए आगे नेक्स्ट, नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर में मैकाल श्रेणी से निकलती है कौन? रिहंद। रिहंद नदी कौन सी नदी है? रिहंद, जो कहां मिलती है? जो मिलती है सोनभद्र, सोनभद्र के पास। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एक जिला है, यूपी का सोनभद्र एक जिला है, जहां से क्या मिला हाल ही में? गोल्ड। जहां से क्या मिला है? गोल्ड मिला है। क्लियर है?
तो सुन लो, सोनभद्र जो है ना उत्तर प्रदेश का, जहां रिहंद मिल रही है, रिहंद जहां सोन से मिल रही है आकर, ये जो सोनभद्र है उसी में रिहंद नाम का एक जगह भी है। रिहंद एक प्लेस भी है। रिहंद नदी के नाम पर जहां रिहंद मिलती है ना, उस जगह के नाम में क्या पड़ गया? रिहंद। और कौन से जिले में? सोनभद्र में। एमपी के बाउंड्री लगता है वहां। मैं बता दूं कि सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। 4 राज्यों को छूता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और टोटल मिलाएंगे यूपी को भी जोड़ देंगे तो 5 राज्य है ना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो किसको छूता है? 4 राज्यों को। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। और यूपी में तो है ही हो। तो एकमात्र पूरे भारत का जिला कह सकते हैं आप। ऐसा जिला आपको नहीं मिलेगा जो कई राज्यों को छूता हो। एकमात्र जिला कौन है भैया? सोनभद्र, जो यूपी के अलावा 4 राज्यों को छूता है। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सुन लो, इसी जिले में, सोनभद्र जिले में ही एक प्लेस है रेणुकूट। यूपी के सोनभद्र जिले में ही एक जगह है रेणुकूट, जहां पर एल्युमिनियम की कंपनी हिंडाल्को है। आपने सुना होगा आल्को, जितने भी नाम में आल्को लगा है, ALCO, तो सब एल्युमिनियम कंपनी है। जैसे हिंडाल्को, बाल्को, माल्को, नाल्को, ये सब क्या है? एल्युमिनियम कंपनी है। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, जितना भी आल्को लगा है वो सब एल्युमिनियम कंपनी है। इसमें से हिंडाल्को जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट। हिंडाल्को कहां है भैया? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। नाल्को, बाल्को, माल्को से हमको प्रश्न कभी नहीं मिला, लेकिन हिंडाल्को से प्रश्न कई बार मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। लड़का गेस भी नहीं कर पाएगा कि कंपनी तो सब झारखंड में रहता है, बड़ी बड़ी जो एल्युमिनियम कंपनी, लोहा कंपनी अगर देखे तो उड़ीसा में सब है। तो गलती से लड़का लोग किसको लगा के आ जाता है? उड़ीसा। लेकिन कहा है भैया? उत्तर प्रदेश में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन एकदम टिक मार लीजिए। हमको 3-4 बार मुझे खुद के एग्जाम में मिला है, तो आपको भी कहीं कहीं घूम के मिल जाएगा। तो हिंडाल्को का मुख्यालय सोनभद्र के रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में है। हिंडाल्को का हेडक्वार्टर या हिंडाल्को का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट, रेणुकूट में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में फेमस किस लिए? हिंडाल्को के लिए। हिंडाल्को, HINDALCO, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। ये कहां है भैया? रेणुकूट, सोनभद्र। याद रहेगा। यहीं पर रिहंद नाम का जगह है, NTPC भी है। रिहंद में NTPC का भी प्लांट लगा हुआ है। रिहंद में NTPC का प्लांट भी, लिख लीजिएगा, सोनभद्र के रिहंद में NTPC का प्लांट है। यानी पूरा रिहंद NTPC के दम पर ही बसा हुआ है। रिहंद जो नगर है ना छोटा सा, ये पूरा NTPC के कर्मचारियों से भरा पड़ा है। तो पूरा शहर में कोई पर्पस नहीं है। उस शहर में कोई पढ़ने वाला संस्थान नहीं है कि वहां पर लोग एजुकेशन के लिए जाते होंगे। जो NTPC में जॉब करता है वही वहां बसा हुआ है ना। उसको इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं, जो टाउन इंडस्ट्री के नाम पर बसा हुआ है। जैसे बोकारो, बोकारो का आप क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन, है ना। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए, नर्मदा गिरती है भरौज के पास। कहां गिरती है? भरौज के पास। भरौज के पास गिरती है खंभात की खाड़ी में। अभी बताया हूं, खंभात की खाड़ी में 4 नदी गिरेगी। भरौज के पास गिरती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है। भरौज के पास कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और एक यहीं पर जगह है बैतूल। बैतूल एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। आप उस दिन बोल रहे थे कि बताइए सर ताप्ती कहां से निकलती है, तो मैंने कहा कि नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, सतपुड़ा पर्वत में ही। मध्य प्रदेश, जैसे बिहार का जिला है ना, सीतामढ़ी, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, उसी तरह से मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल, जहां सतपुड़ा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। क्या नाम है भैया? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी में एक मिलती है जाकर के नदी जिसका नाम है तवा नदी। तवा नदी ताप्ती में जाके मिल जाती है। जैसे रिहंद मिल रही थी सोन में, वैसे तवा नदी किसमें मिलती है? तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की। तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की। और निकलती कहां से है? निकलती है महादेव की पहाड़ी से। महादेव से निकलती। कहां से निकलती है? महादेव। महादेव पहाड़ी से तवा निकलती है। और तवा नदी पर डैम बनाएंगे बाद में। जब पूरी नदी बना लेंगे तो डैम, तवा डैम आपने नाम सुना होगा, उकाई डैम नाम सुना होगा। अब सुनिए, एक नदी आके ताप्ती में भी मिल जाती है, उसका नाम है उकाई नदी। उसका नाम क्या है? उकाई नदी। उकाई नदी अजंता की पहाड़ी से निकलती है।
आपने सुना होगा अजंता एलोरा, सुना है? अरे आपने अजंता एलोरा की गुफा सुना है? अजंता एलोरा, बाघ, एलिफेंटा, ये सब कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। सुन लो, अजंता एलोरा तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, लेकिन जो एलिफेंटा है वो बंबई के पास है। बंबई से समुद्र में 7 किलोमीटर अंदर जाओगे ना तो एक आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड। उसी आइलैंड में क्या है, एक गुफा है जिसका नाम है एलिफेंटा गुफा, और उस गुफा और उस द्वीप का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि महाराष्ट्र में समुद्र में बंबई के पास कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका आकार अर्धचंद्राकार है? कौन है भैया? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप का आकार कैसा है? आधा चांद के जैसा है, अर्धचंद्राकार है। प्रोटेक्टर देखा है जिससे एंगल बनाते थे बचपन में, उसी तरह का आकार किसका है? एलिफेंटा का। जो बंबई से कितना किलोमीटर दूर है? मात्र समुद्र में 7 से 8 किलोमीटर दूर अंदर में पड़ता है एलिफेंटा आइलैंड, जहां पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। वैसे बता दें कि महाजनपद में एक महाजनपद था कोसल महाजनपद, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती का भी आकार कैसा था? अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती का भी आकार कैसा था? अर्धचंद्राकार। उसी तरह से द्वीप का भी आकार कैसा था? ऐसे जान जाइए, एलोरा गुफा जो है अकेला ऐसा गुफा है जो 3 धर्मों के लिए जाना जाता है, जैन, बौद्ध और हिंदू, तीनों के लिए। ये पूछा था जेपीएससी सेकंड जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, झारखंड से हम दिए थे उसको, इसलिए बता रहे। सेकंड जेपीएससी अभी तो 7वीं से 10वीं आ गया ना, उसमें पूछा था कि एलोरा गुफा किस धर्म के लिए है? ऑप्शन ए दिया था हिंदू, बी दिया था जैन, और सी दिया था बौद्ध। इनमें से सभी भी दिया था, इनमें से सभी। याद रखिए, एलोरा गुफा तीनों धर्मों के लिए है, जैन, बौद्ध और हिंदू, तीनों के लिए। खैर जाने दीजिए। तो ये भैया ताप्ती नदी है, ये गिरती है आके सूरत के पास। कहाँ गिरती है? सूरत। आप नाम सुने हैं? सूरत फेमस है डायमंड कटिंग के लिए, हीरे की कटाई और सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। सिल्क साड़ी और हीरे की कटाई के लिए कौन फेमस है? सूरत। पहले के मजदूर, गांव के लोग मजदूर जो होते थे कहाँ कमाने जाते थे? सूरत और लुधियाना। अब ना लोग दिल्ली या बंबई भी चले जाते हैं, पहले सूरत ही लोग भाग जाते थे। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और ये भी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में। अगर खंभात की खाड़ी ऑप्शन में न रहे, आपके लिए बता रहा हूं, खंभात की खाड़ी ऑप्शन में न रहे तो अरब सागर आंसर दिया, तो अरब सागर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अरब सागर कहीं भाग कच्छ की खाड़ी भी है, अरब सागर कहीं भाग खंभात की खाड़ी भी है। इसलिए ये मत आगे पूछेगा अगले क्लास में कि सर वहां आंसर में तो खंभात की अरब सागर दे रहा था, तो बिल्कुल अरब सागर का हिस्सा है ये। देखो, महासागर का हिस्सा होता है सागर, और सागर का हिस्सा होता है खाड़ी। क्लियर है? अब आइए, बन गया ये सारा चीज। अब डैम बना लेते हैं हम लोग। ऐसे बना, खींचो। टोन्स ना बताएं, हाँ टोन्स भी मिलती है इससे पहले ही, इधर ही लिख लीजिए टोन्स नहीं बता, सब एक्चुअली 2000 नदी भारत में है। अच्छा ठीक है, मिला लीजिए टोन्स को भी, टोन्स मिला लीजिए। हाँ, सोन से पहले, ठीक इन्होंने ठीक ही याद दिला दिया। सोन से पहले कौन मिलती है? टोन्स मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने, टोन्स नदी। हो गया? और कोई कंफ्यूजन किसी को? हो गया? क्लियर है? और टोन्स कहां से निकलती है? विंध्यन पर्वत से। टोन्स निकलती है विंध्यन पर्वत से। अब फाइनल खींच लो। अब आराम से आप बता सकते हैं, अब दिख रहा है। देखो, मैं अगर सुना दूं अकबर की कहानी, सुना दूं, लिखवा दूं, तो उतना देर तक याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर अकबर का वीडियो दिखा दे पूरा, हर एक युद्ध का, शादी से लेके, जन्म से लेके, युद्ध तक, युद्ध से लेके मरने तक, तो फिर जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। जो चीज आप देख लेते हैं वो याद रहता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक घूम के आ गए तो जीवन भर भूलिएगा नहीं नासिक किसके किनारे है। लेकिन अगर पढ़ा दे नासिक तो होगा, चांस ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाएं। सूरत किसके किनारे? सूरत में आप रहे हैं 10-1 साल, तो फिर भूलेंगे नहीं। हाँ ठीक है, वैसे भी नहीं भूलिएगा, आप टैलेंटेड लोग हैं। बन गया? बनाइए। हाँ, अजंता पहाड़ी है, सतपुड़ा का ही भाग माना जाता है। पश्चिमी घाट और सतपुड़ा के बीच में जो पहाड़ आपको दिखता है ना महाराष्ट्र में, वो कौन सी पहाड़ी है?
अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट के बीच में महाराष्ट्र में जो पहाड़ आपको दिख रहा है केवल महाराष्ट्र में वो अजंता है। वैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, बताया था आप लोगों को। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। लेकिन जो सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के बीच में आपको दिख रहा है पहाड़ महाराष्ट्र में, कौन सी पहाड़ी है? अजंता। आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्यन के बीच। आपने सुना होगा नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्यन के बीच, और ताप्ती बहती है अजंता और सतपुड़ा के बीच। इसको भी नोट करिए, पहले बनाइए, नोट करवा देता हूं। कुछ लोग और, कौन नदी? तवी नदी है वो जम्मू तवी। तवी नदी जम्मू में है, जम्मू तवी नदी के किनारे है। जम्मू जो है वो तवी नदी उत्तर भारत की नदी है। वो तवी नदी तवा नदी के आसपास नहीं है, वो तवी नदी जम्मू तवी। हाँ, तवी, तवी किसकी सहायक नदी है? तवी सतलुज की सहायक नदी है। तवी, जम्मू तवी आपने सुना होगा। हाँ, जम्मू तवी, तवी नदी है और उसी के किनारे जम्मू शहर स्थित है। तवी नदी किनारे ही जम्मू तवी आपने नाम सुना होगा। क्लियर हो गया? तवी नदी क्लियर हुआ ना? जम्मू तवी स्टेशन भी है, जम्मू तवी एक शहर का नाम भी है। अगर आप तवी नदी के इस तरफ हैं, गाड़ी अगर इधर से जा रहे हैं तो गाड़ी रुकी है जहां पर, वो जम्मू तवी में रुकी है। नदी क्रॉस करके क्या मिल जाता है? जम्मू। यानी इधर से जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा? जम्मू तवी, और फिर मिलेगा जम्मू। उधर से आएंगे तो पहले जम्मू मिलेगा, तब जम्मू तवी मिलेगा। तवी नदी किनारे कौन सा शहर है? जम्मू। बिल्कुल सही प्रश्न उन्होंने पूछा। जेन्युइन प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं कि फालतू प्रश्न पूछते हैं। जिसके मन में जो प्रश्न पूछिएगा। जो हम पंचनद पढ़ाए थे ना, सिंधु नदी तंत्र, उसी में हमको तभी बताना चाहिए था, लेकिन छोटी नदी था इसलिए इसको मैं गायब कर दिया था। अच्छा, अब कंफ्यूजन नहीं ना? तवी नदी कहाँ है? बोलो। जम्मू में, उत्तर भारत की नदी है। और किस सिस्टम में पड़ेगा? सिंधु नदी सिस्टम में। और ये जो पड़ेगा मध्य भारत पार्ट 2 में पड़ेगा। क्लियर है? पूछा गया तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। तवी नदी के किनारे जम्मू स्थित है। तवी नदी के किनारे जम्मू स्थित है। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा मिले, अब बगुला बने रही, बको ध्यानम, काग चेष्टा, बको ध्यानम, है ना, स्वान निद्रा, गृह त्यागी, अल्पहारी, विद्यार्थी च पंच लक्षणम, पर आज उलट गया है। ग्रास निद्रा, ठास भोजनम, है ना, ये सब विद्यार्थी च एक नया लक्षण आ गया विद्यार्थियों में। ये उन्हीं के अंदर आया जिनको सब कुछ मिल जाता है आसानी से। जिनको सब कुछ मिल रहा है आसानी से ना, उनके अंदर ये सब लक्षण आ गया है। आज जो बेचारा रियल में स्कार्सिटी में जी रहा है, वो तो कह रहा है किसी कीमत पर इस बार निकाल लेना है। बीपीएस इस बार किसी कीमत पर निकाल लेना है, चाहे रात भर जगना पड़े या जो करना पड़े करेंगे, लेकिन इस बार निकाल लेना है। शिवखेड़ा का लाइन बताया ना अभी कि जब आप गरीब हैं, कोई लक्ष्य को पाना चाहते हैं, इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं, है ना। चलिए बनाइए, बहुत टाइम। सिहावा छत्तीसगढ़ के पठार में है, लिख लीजिए। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए सिहावा, ब्रैकेट देके छत्तीसगढ़ का पठार। हाँ, बस्तर जिले में आता, छत्तीसगढ़ के पठार पर है। बस्तर है कहाँ? छत्तीसगढ़ में ना। हाँ, तो लिख लीजिए। हाँ, लिखिए छत्तीसगढ़ के, हाँ, छत्तीसगढ़ के पठार का 3 हिस्सा, एक छत्तीसगढ़ का पठार, एक बस्तर का पठार, एक दंडकारण्य का पठार। तो लीजिए, छत्तीसगढ़ के पठार का हिस्सा कौन है? सिहावा। सिहावा छत्तीसगढ़ के पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी हिस्सा है उसको बोलते हैं बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है उसको बोलते हैं हम, उसको छत्तीसगढ़ का पठार ही बोलते हैं। हाँ, नक्सल एरिया भी है। कौन? बोलो बोलो। हाँ, महानदी। इनकी गलती नहीं, हम मैं ही नहीं लिखा था। महानदी हो गया क्लियर? कौन? ये दामोदर। कौन? हाँ, डिस्ट्रिक्ट नहीं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ में ही है, और वहां से निकलती है, थोड़ा दूर छत्तीसगढ़ में रहती है, और फिर उड़ीसा में आ जाती है। उड़ीसा के संबलपुर जिले में प्रवेश करती है, और संबलपुर जिले में एक डैम बना हुआ है। उड़ीसा के संबलपुर जो जिला है ना, उसी में क्या बना हुआ है? डैम। उसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम। क्लियर है? छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी,
और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में चलती है, ज्यादातर उसका एरिया कहाँ है, उड़ीसा में। यानी 2 राज्य से गुजरती। महानदी कितने राज्यों से क्रॉस करती है, 2 राज्यों से। कौन कौन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्लियर है। हाँ, सोनभद्र यूपी का जिला है। किसको टच करते हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। हो गया। थोड़ा सा गति देके बनाइए आप लोग, लिखने के नाम, बनाने के नाम पर बैठे मत रहिए। हाँ बोलो। नहीं, मैं रिहंद छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती, रिहंद मध्य प्रदेश से ही निकल रही है। यानी हाँ, एमपी और यूपी में जाकर मिल जाती है। रिहंद 2 है ना, ना रिहंद ठीक है, रिहंद जहां वहां ठीक है। ठीक है, हो गया, बन गया। अब बना लीजिए, नर्मदा किनारे एक जगह भी है, जबलपुर। जबलपुर नोट कर लीजिए। नर्मदा किनारे एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, जबलपुर। नर्मदा किनारे जबलपुर है। जबलपुर के विषय में थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। देखिए जबलपुर, देखिए जबलपुर, नर्मदा किनारे जबलपुर है। जबलपुर लिखिए, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। हाँ, एमपी में है। लिख लिए। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट है। लिखिए लाइन, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर। हाँ, भेड़ा घाट, BHEDA, भेड़ा, सीप घाट मत कर दीजिए। भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट, भेड़ा घाट सतपुड़ा पर्वत में एक जगह है। लिखिए, लिखवाते हैं क्या है। देखिए, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट स्थित है। लिख लिए। देखिए, भेड़ा घाट सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। 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 अगला पॉइंट लिखिए, भेड़ा घाट में धुआंधार वाटरफॉल है। देखिए, भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। जैसे पढ़ा था ना अभी कि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू वाटरफॉल है। भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल है। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। हो गया, क्लियर। रिहंद नदी का एक और नाम भी रेणुका नदी। रिहंद नदी को रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, रिहंद नदी को रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सरगुजा जिले से निकलती है। सरगुजा जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सरगुजा। लिख लीजिए, रिहंद नदी मैकाल से तो निकलती है, पर किस जिले से निकलती है, सरगुजा। सरगुजा जिले से निकलती है रिहंद नदी, सरगुजा जिले से निकलती है। रिहंद नदी, अब जिला एग्जैक्टली पूछ रहे हैं तो लिख लीजिए सरगुजा। रिहंद नदी मैकाल श्रेणी के सरगुजा जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है, सरगुजा जिले से। और रिहंद नदी का पुराना नाम रेणुका नदी। रिहंद नदी का पुराना नाम रेणुका नदी है। क्लियर है। अब बना लीजिए डैम। डैम बना दूं, चलिए अब डैम बना लीजिए। जहां पर रिहंद मिलती है सोन से, सोन से सुनो, सरगुजा जिले, रिहंद नदी मैकाल श्रेणी में किस जिले से निकलती है, सरगुजा जिले से निकलती है। सरगुजा जिले से निकलती है और गिरती कहां है, सोन में, सोनभद्र के पास। सुनो इधर देखो, रिहंद नदी पर एक डैम बना हुआ है। सोन में जहां रिहंद मिलती है वही रिहंद पर, सोन पर नहीं, रिहंद पर एक डैम बना है। और आपको कल बताया था जहां डैम बनता है वहां पर पानी का जमाव हो जाता है। कल बताया था ना, भाखड़ा नंगल डैम के पीछे एक झील बताया था कल, गुरु गोविंद सागर झील। भाखड़ा नंगल डैम के पीछे एक आर्टिफिशियल झील बताया था, गुरु गोविंद सागर झील। वैसे ही डैम के पीछे भी एक झील बना हुआ है, उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गुरु गोविंद सिंह नहीं, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। गोविंद जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, गोविंद बल्लभ
पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम से ही रिहंद बांध के पीछे में जो झील बना है, डैम के बनने से, रिहंद नदी में डैम के बनने से पानी का जो जमाव हुआ वो झील जैसा दिखने लगा, तो उस झील का नाम क्या दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। पूछा जाए किस झील के पीछे है, तो रिहंद, कौन से डैम के पीछे है? रिहंद डैम के पीछे जो झील है उसका नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। कैसा लेक है? आर्टिफिशियल लेक है। तो आप इसको नंबरिंग कर दीजिएगा। यहां पर अगर जगह खाली ना हो, यहां पर अगर जगह खाली ना हो तो नंबर 1 कर दीजिए। एक डैम बनाइए तवा नदी पर, और एक डैम बनाइए बड़ोदरा के पास गुजरात में नर्मदा नदी पर, एक बनाइए के पास नर्मदा नदी पर, एक डैम बनाइए ताप्ती नदी पर, एक डैम बनाइए उकाई नदी पर, और एक डैम यहां बना हुआ है। ठीक है, सबका नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दे दिया। अब भारत में करीब 1000 से छोटी बड़ी नदियों को लेंगे ना तो 1000 से अधिक नदियां हैं। लेकिन पूछा जाए भारत में बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? पूछा जाए भारत में बड़ी नदियों की श्रेणी में कौन कौन सी नदी आती है, कितनी नदियां आती है? तो 14। क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे कि भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं, लेकिन उनमें से बड़ी नदी की श्रेणी में कितनी नदियां आती हैं? 14। जैसे मैंने कहा कि भारत में टोटल 200 बंदरगाह है। टोटल कितने बंदरगाह हैं? 200। उसमें से जो 14 है उसे बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में रखा गया है। वैसे नदी भारत में सैकड़ों है, लेकिन उनमें से 14 नदियों को क्या माना जाता है? बड़ी नदी, है ना। भारत में पूछा, क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में कितनी नदियों को बड़ी नदी की श्रेणी में रखते हैं? 14। भारत में कितनी नदियों को बड़ी नदी की श्रेणी में रखते हैं? 14। और कितने बंदरगाह को बड़े बंदरगाह में रखते हैं? 14। तो बड़ी नदी की संख्या भी 14 और बंदरगाहों की संख्या भी 14। बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। 3 दोनों जगह है। महाराष्ट्र में 3 बड़े बंदरगाह और 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में, और बाकी सब जगह 1-1। सब मिला के टोटल भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 14। वैसे टोटल कितने हैं? 200। उधर से नदियां भारत में सैकड़ों हैं, लेकिन उसमें से बड़ी नदियों की श्रेणी में कितनी नदियां आती हैं? 14। याद रखिएगा। चलिए बनाइए। अब नंबर 1 पे लिखिए। नंबर 1 पे लिखिए कौन सा डैम? नंबर 1 पे लिखो रिहंद डैम। नंबर 1 पर लिखो रिहंद बांध। नंबर 1 पर लिखो जल्दी से रिहंद डैम। नंबर 1 पे लिखो रिहंद बांध। नंबर 1 पर लिखो रिहंद डैम। नंबर 1 पर लिखो रिहंद डैम, रिहंद डैम। नंबर 1 पर लिखो रिहंद डैम। नंबर 2 पर लिखो, नंबर 2 पर लिखो तवा डैम। तवा नदी के नाम पर ये तवा डैम। तवा नदी के नाम पर लिखो तवा डैम, तवा डैम। नंबर 3 पर लिखो, 3 पर लिखो बड़ोदरा के पास जो है, गुजरात में बड़ोदरा के पास सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। नंबर 3 पे लिखो सरदार सरोवर। इसका नाम सरदार सरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि 1945 में 1945 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक डैम का कल्पना किया था इसी जगह पर, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ मोदी जी के समय में 2017-18 में। इस डैम का उद्घाटन हाल में गुजरात चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी ने किया है। गुजरात चुनाव से जस्ट पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपना था कि यहाँ पर एक डैम बने और यहाँ के लोगों को बिजली मिले 24 घंटे, 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पीने का पानी मिले। ये सरदार पटेल का सपना था, लेकिन 1950 में सरदार पटेल का निधन हो जाता है। 1950 में ही पटेल मर जाते हैं। तो 45 में सपना देखे, 50 में मर गए, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के समय इनके सपने को पूरा करने का विचार आया और डैम बनना शुरू भी हुआ। लेकिन बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, पहले की IAS भी थी, वो रिजाइन करके बन गई थी सामाजिक कार्यकर्ता। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, उन्होंने सरदार सरोवर बांध के विरोध एक लामबंदी किया। डैम बन गया तो आसपास में पानी जमा होगा, जिससे लोगों के घरों को उजाड़ना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और पानी जमा होगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। ऐसे में यहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए। इस डैम के खिलाफ मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो क्वेश्चन आता है कि किस डैम को लेकर, रुक जाओ, किस डैम को लेकर मेधा पाटेकर ने आंदोलन चलाया था? तो सरदार सरोवर डैम के खिलाफ।
है ना। तो लिख लीजिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। सरदार सरोवर बांध के विरोध में क्या चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। क्लियर है। अब लिखिए 4 नंबर, 4 नंबर पे लिखिए काकरापारा डैम, 4 नंबर पे लिखिए काकरापारा बांध, काकरापारा डैम। 5 काकरापारा नाम सुना होगा आपने, हाँ हाँ काकरापारा डैम। अच्छा 5 नंबर पे लिखिए उकाई डैम, 5 नंबर पे लिखिए उकाई बांध, 5 नंबर पर लिखिए उकाई डैम, उकाई बांध। और 6 नंबर पे लिखिए हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। इसकी लंबाई है 4801 मीटर। अब आप बोलेंगे कि सर सभी डैम की लंबाई तो आप लिखवाए नहीं, हीराकुंड की लंबाई क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि सबसे लंबी है। भारत के सबसे लंबी डैम कौन है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट नहीं, ध्यान रखिए, लार्जेस्ट अलग होगा, हाईएस्ट अलग होगा, लॉन्गेस्ट अलग होगा। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। उड़ीसा के किस जिले में है? संबलपुर जिले में है। क्लियर है। अब सुनिए, अब लिख लीजिए महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम लिख लीजिए। महानदी की सहायक नदियां अलग से लिख लीजिए। महानदी की सहायक नदियां बीपीएससी 60वीं व 60वीं में क्वेश्चन आया था। महानदी की सहायक नदी से 60वीं व 60वीं क्वेश्चन देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की क्वेश्चन आया हुआ है 60-62 में। तो महानदी की सहायक नदी का नाम लिख लीजिए